हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य कंपटीशन क्लासेज में। इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अति महत्वपूर्ण एवं व्यापक प्रश्नों का कलेक्शन लेकर आए हैं, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट्स टेट, सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट आदि की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला क्वेश्चन बिना देरी किए हुए लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है, चलो इसको देखिए। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे की संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो ऑप्शन आप सबके सामने हैं। खेल का मैदान, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, सभासागर, घर। तो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास सबसे अधिक विद्यालय एवं कक्षा के पर्यावरण में अधिक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप सबकी स्क्रीन पर है। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? जो मनुष्य का विकास होता है उसमें किन दो कारकों का सबसे ज़्यादा योगदान होता है? विकल्प आप सबके सामने दिए हुए हैं। अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशक्रम एवं वातावरण का, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन इनमें से बताने कि इनमें से जो मानव का विकास होता है, जो मनुष्य का जो विकास होता है, उसमें किन दो वातावरण का सबसे ज़्यादा योगदान रहता है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वंशक्रम एवं वातावरण का। जो मानव का विकास होता है उसमें कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो वो वंशानुक्रम से प्राप्त करता है, यानी अपने पूर्वजों से प्राप्त करता है, अपने वंश से प्राप्त करता है। और दूसरा स्थान होता है, दूसरा तत्व होता है वातावरण। मानव के आसपास जैसा वातावरण होगा उसका भी प्रभाव मनुष्य के विकास में बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो वंशक्रम एवं वातावरण यही दो ऐसे तत्व हैं जो मानव के विकास को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे के लक्षण नहीं है? ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं टेट के लिए भी और सुपर टेट और सी टेट में ऐसे ही क्वेश्चन ही कथन वाले पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन लंबे टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना सी टेट में, तो बहुत ही ज़्यादा इसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे के लक्षण नहीं है? जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रखने की क्षमता रखता है, गलत बात है। जब कोई भी चीज़, हम किसी चीज़ को जब रटते हैं तो वो बुद्धिमानी नहीं, क्योंकि हम जब किसी चीज़ को रटते हैं तो कुछ दिन बाद वो भूल जाता है। और अगर हम किसी चीज़ को समझकर सीखते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा के लिए स्थायी रहता है, वो जल्दी हमारे दिमाग से हटता नहीं। और जब हम किसी चीज़ को रट लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन हमने उसका आंसर रट लिया, कुछ दिन बाद वो भूल जाएगा। तो बुद्धिमान बच्चे का लक्षण रटना नहीं होता है। ऑप्शन बी वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, ये सही है। ऑप्शन सी वह जो मूर्त रूप से सोचता रहता है, ये भी ठीक है, बुद्धिमान बच्चे का लक्षण है। वह जो नए परिवेश में समय को समायोजित कर सकता है, नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर लेता है, तो एक बुद्धिमान बच्चा ही जल्दी से अपने किसी भी परिवेश में जाओ अपने आप को समायोजित कर लेता है, तो ये बुद्धिमान बच्चे का ही लक्षण है। और तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। रटना बुद्धिमानी नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके पियाजे के सिद्धांत से संबंधित। कल हमने आपको कल का वीडियो जिसने देखा हो कि उसमें पियाजे के सिद्धांत के बारे में काफ़ी हमने डिस्कशन किया था, वो उसी से क्वेश्चन है ये। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समाज का सृजन करते हैं। सॉरी, इसमें इस समाज का नहीं, यहाँ पे हो जाएगा समझ का सृजन करते हैं। गलत टाइपिंग है, टाइपिंग मिस्टेक है, इसे इग्नोर करिएगा आप लोग। यहाँ पर आ जाएगा समझ। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? ये कथन किसने दिया था? ऐसा किसका मानना है कि जो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का खुद सृजन करते हैं? तो ये मानना था जीन पियाजे का। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने विकासात्मक अवस्था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आप लोग यकीन मानिए जितने भी क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही व्यापक हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। वाकई ये हर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को देख के खुद ही इनका लेबल लग रहा होगा कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? ऑप्शन ए बौद्धिक विकास का, ऑप्शन बी शारीरिक विकास का, ऑप्शन सी सामाजिक विकास का, ऑप्शन डी संवेगात्मक विकास का। तो फ्रेंड्स, जो अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से मनुष्य के मस्तिष्क में होता है तो ये बौद्धिक विकास का हिस्सा है। बौद्धिक विकास का, मनुष्य के मस्तिष्क में तमाम प्रकार की अवधारणाएं किसी भी चीज़ के प्रति बनती है तो वो एक बौद्धिक विकास से क्या होता है, बुद्धि का विकास होता है। तो बौद्धिक विकास होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है। यूपी टेट और सी टेट दोनों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आपके पास तुरंत इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। बेल आइकन दबाने का यही फ़ायदा होता है कि हम जो भी वीडियो डालेंगे वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 7 नंबर। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। इसका है कि शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर? नहीं, गलत है। शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर? गलत। विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर? शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर क्या शिक्षण की खेल विधि आधारित है। खेल विधि विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। इससे क्या होगा, इसके साथ साथ ये आपका ज्ञान भी बढ़ाएंगे, इसके ज्ञान के लेवल को ऊंचा करते हैं। अच्छे क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए दल या समूह में रहने की अवस्था, ऑप्शन बी अनुकरण करने की अवस्था, ऑप्शन सी प्रश्न करने की अवस्था, ऑप्शन डी खेलने की अवस्था। तो इन 4 विकल्पों में से बताना कि कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, खेलने की अवस्था। खेलने की अवस्था बाल्यावस्था की विशेषता है, ये पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता में नहीं आता है। बाकी दल या समूह में रहने की विशेषता, ये बाल्यावस्था की विशेषता, अनुकरण में भी ये पूर्व बाल्यावस्था विशेषता में अनुकरण भी आता है, प्रश्न भी करना भी आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? ऑप्शन ए बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे, आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए हम क्या करेंगे, बच्चों से स्वयं गतिविधि करने को कहेंगे और तथा बच्चों को हम बीच बीच में उस पर समझाते बताते रहेंगे, क्योंकि जब हम किसी काम को स्वयं करके सीखते हैं तो उसमें हमारी रुचि ज़्यादा ही होती है। तो बच्चों की रुचि बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा यही है कि उनको वो काम स्वयं करने को कहा जाए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मूल्यांकन किस लिए किया जाना चाहिए? ऑप्शन 4 आप सबके सामने। मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, इससे बच्चों की उपलब्धि का पता लगता है, यह बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, या ऑप्शन डी शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है। तो फ्रेंड्स, मूल्यांकन इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है, बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 परामर्श का उद्देश्य है।
परामर्श का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए बच्चों को समझना, बच्चों की कमियों का कारण पता लगाना, बच्चों को समायोजन में सहायता करना। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सभी परामर्श में सहायता करते हैं। चारों ऑप्शन सही है इसके। क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। ये तो सत्य है क्योंकि जीन पियाजे का कहना था, जीन पियाजे का ही कथन है। पहला ऑप्शन जो है जीन पियाजे का कथन है। ऑप्शन बी, विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो। केवल यही ऑप्शन सही है, बाकी जो बी ऑप्शन दिया हुआ कि विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता, गलत है। क्योंकि बच्चे अपने माता पिता और परिवार और पास पड़ोस से भी सीखते हैं, तो ये भी गलत है। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, बिल्कुल गलत है। बच्चों को कोई कष्ट नहीं होता अधिगम प्रक्रिया से। बच्चे यथावत वही सीखते जो उन्हें पढ़ाया जाता है, ये गलत है। हम बच्चों को जो पढ़ाते हैं बिल्कुल वो उसी रूप में ग्रहण कर लेते हैं, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। सब अपने तरीके से भी ज्ञान का सृजन करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। क्या किया जाए इन चार ऑप्शन में कि उन्होंने नैतिकता की स्थापना सबसे अच्छे तरीके से हो? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, अगर शिक्षक एक आदर्श रूप में व्यवहार करे तो बच्चों में नैतिकता की स्थापना बहुत ही अच्छे तरीके से होगी। सब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य कैसा संबंध होना चाहिए? स्नेह का। हाँ बिल्कुल सही बात, शिक्षक एवं विद्यार्थी में स्नेह होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति विश्वास होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। शिक्षक का विद्यार्थी पर, विद्यार्थी का शिक्षक पर, दोनों का एक दूसरे के प्रति सम्मान होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। ऑप्शन ए प्रतियोगिता की भावना को, ऑप्शन बी सहयोग की भावना को, ऑप्शन सी प्रतिद्वंदिता की भावना को, ऑप्शन डी तटस्थता की भावना। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहयोग की भावना को। क्वेश्चन नंबर 16, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? वह संवेगात्मक रूप से संतुलित है, वह उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है, वह अत्यधिक संवेदनशील है, वह सख्त अनुशासन पसंद करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? आजीविका कमाना नहीं, केवल शिक्षा का एक उद्देश्य आजीविका कमाना नहीं हो सकता। बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, पढ़ना लिखना सिखाना, बौद्धिक विकास करना। तो शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है बच्चे का सबसे अधिक विकास करना, यानी सर्वांगीण विकास करना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, बच्चे की बुद्धिलब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है। इसमें जो मनोवैज्ञानिक बुद्धिलब्धि का वर्गीकरण किसने किया था? मनोवैज्ञानिक टर्मन ने किया था। तो उन्होंने बच्चों को सामान्य बुद्धि, मंद बुद्धि, प्रतिभाशाली, उत्कृष्ट बुद्धि, क्षीण बुद्धि आदि सब में बांटा। तो उसी में बताना है कि 90 से 110 मध्य की बुद्धिलब्धि वाला बालक किस में आएगा। तो 90 से 110 के अंतर्गत सामान्य बुद्धि में आता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 19, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य क्या है? सभी विषयों का मूल्यांकन, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो व्यापक मूल्यांकन और सतत मूल्यांकन किया जाएगा तो उसमें शैक्षिक क्षेत्र भी आ जाएगा और शैक्षिक क्षेत्र भी आ जाएगा, दोनों का मूल्यांकन हो जाएगा इसमें। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20, दीक्षा द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है, शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? दीक्षा द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है, शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? शिक्षक द्वारा
इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21, बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए कब? तत्काल, जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई। जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई उसी समय बच्चे की जिज्ञासा शांत कर देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या सही रहेगा? आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, बिल्कुल गलत है। आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे, बिल्कुल गलत, बाध्य नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी, आप बच्चों को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। हम उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? भारत सरकार ने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किए, जिसमें कुछ विशेष आयु वर्ग के बालकों को रखा गया है। तो इसके अंतर्गत हो जाता है ऑप्शन ए, 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था भारत सरकार द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 24, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, किसका ज्ञान होना चाहिए? अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान दोनों का। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा दोनों, अध्यापक विषय का एवं बाल मनोविज्ञान दोनों का ज्ञान होना चाहिए। वही शिक्षक एक अच्छा शिक्षण कर सकता है और अपने कार्य को सही से निर्वाह कर सकता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका। 2 बार टाइप हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 25, बच्चे के विकास को सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सही कथन है। सिरस्थ सिद्धांत, सिरस्थ सिद्धांत क्या है? विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, उनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इसमें कौन सा नहीं है? जो हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, हार्वर्ड गार्डनर में, उसमें उन्होंने बुद्धि के 7 अधिमान बताए थे। तो उसमें स्थान संबंधी बुद्धि, ये सही है। ऑप्शन बी, भावनात्मक बुद्धि, भावनात्मक बुद्धि का अधिमान नहीं है हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार। स्थान संबंधी बुद्धि है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, भावात्मक बुद्धि। ये ऑप्शन नंबर बी और डी 2 बार लिखा है, तो दोनों सही होंगे, भावात्मक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 27, घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। तार्किक रूप से सोचना, अभी कल हमने इस क्वेश्चन को बताया था कि तार्किक रूप से बच्चा किस अवस्था में सोचता है, किस अवस्था में सोचना शुरू करता है। तो ये ऑप्शन सी, मूर्त संचालन प्रक्रिया यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसका टाइम होता है 7 से 11 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा तर्क करना सीखता है। तो तार्किक रूप से सोचने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है 7 से 11 वर्ष में। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए या वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। तो क्वेश्चन नंबर 28 लेते हैं। आपको क्वेश्चन यकीन मानिए बहुत ही अच्छे लगे होंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं होती हैं? स्वीकार्यता, प्रतिरोध, क्रांति, अनुकूलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड प्रतिरोध। प्रतिरोध से महिलाएं संबंधित नहीं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29, वैयक्तिक विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। 4 ऑप्शन दिए, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दोनों होनी चाहिए, ऑप्शन ए भी और ऑप्शन बी भी। क्वेश्चन नंबर 30, विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है?
रचनात्मक निर्धारकों को जानना है तो इनमें कौन सा ऐसा है 4 विकल्पों में से जो उपागम नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्नों से कोई भी रचनात्मकता नहीं आती है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो चलिए 30 क्वेश्चन से यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो भी मिलते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।